बार की तरह इस बार भी तो भीड़ इकट्ठी होंगे। सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को सादे वर्दी में पूरे उत्तर प्रदेश के लगाकर भीड़ इकट्ठा किया जाता है, वही मोदी की भीड़ है। नहीं, अभी उनको तो मैं नेता मानता ही नहीं। वो फुल पैंट के, हाफ पैंट के ऊपर फुल पैंट पहने हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुए, भारतीय जनता पार्टी से विधायक मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके समाजवादी पार्टी में 2009 में गए, और समाजवादी पार्टी ने 2009 में अजय राय जी को चुनाव लड़ाया लोकसभा का। 1,23,000 वोट दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना लगा के, और पहड़िया मंडी से अपने घर आने के बीच में समाजवादी पार्टी का झंडा अपने गाड़ी से निकाल के नाले में फेंक दिया। टक्कर नहीं। 2014 का चुनाव हार गए, 17 का हार गए, 19 का हार गए, 22 को हार गए। रोटी अब पलटी नहीं जाएगी, तो अब जल रही है, उसमें से काला धुआं निकल रहा है। रोटी को अब पलट के उसको पकाने की जरूरत है, और जनता गगन प्रकाश यादव के माध्यम से इस रोटी को पलट के पका देगी। मतलब लोकसभा चुनाव 2024 तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम प्रकार के उलट फेर करके अपने अपने चुनाव की जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना दल का मेरा वादी के सांसद प्रत्याशी है वाराणसी से। आपका स्वागत है नवकाशी समाचार में। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता को? देखिए, काशी की जनता को सबसे पहले तो हम प्रणाम करेंगे, और काशी की जनता से कहना चाहेंगे कि काशी में किसान, नौजवान और बुनकर से काशी की पहचान है। बनारसी साड़ी से काशी की पहचान है। बनारस के जो हमारी कृषि है, उससे बनारस की पहचान है। इसको बचाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ खड़े होकर पीडीएम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप कृषि की बचा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र को बचा रहे हैं। देखिए, मंगलसूत्र के सवाल पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगलसूत्र के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार उसी व्यक्ति को होना चाहिए जो मंगलसूत्र अपनी पत्नी को पहनाने के बाद उस पत्नी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा हो, जीवन व्यतीत कर रहा हो। जो व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन भी पत्नी के बिना व्यतीत कर रहे हों, उनको मंगलसूत्र के बारे में टिप्पणी कतई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप अपना दल कमेरावादी से हैं, तो बनारस से जो बसपा कैंडिडेट है वो अतहल जमाल लारी जी है, तो बनारस का जो मुस्लिम वोट है वो आपको जाएगा या फिर लारी जी को? लारी साहब हमारे बड़े ही आदरणीय हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन लारी साहब पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनसे निराशा हमें हाथ लगी है। इसलिए इस बार बनारस एक नई पहचान के साथ, नए आंदोलन के साथ, डॉक्टर पल्लवी पटेल की तेज आंदोलन के साथ, ओवैसी साहब की जायज़ लड़ाई के साथ जो गठबंधन बना है पीडीएम, उस गठबंधन से चूँकि हम लोग इस समय रोज़ की आंदोलन की लड़ाई में है, इसलिए बनारस एक नौजवान के साथ, एक नई लड़ाई के साथ, गगन प्रकाश यादव के साथ खड़ा है, पीडीएम के साथ खड़ा है, अपना दल कमेरावादी के साथ खड़ा है, एआईएमआईएम के साथ खड़ा है, इसलिए एक नए राजनीतिक विकल्प के साथ खड़ा है। आप अपने सामने किसको कॉम्पिटिटर समझते हैं, बसपा से या फिर इंडिया गठबंधन है या मोदी जी को? देखिए, कंपटीटर का सवाल बनारस में अब रह नहीं गया है। बनारस में सवाल जन मुद्दों का है। जो भी बनारस में बुनकरों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, बनारस की जनता उसी के साथ रहेगी। बनारस में किसानों की ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे भूमि अधिग्रहण किए जा रहे हैं, हाईटेक सिटी के नाम पे ज़मीन लूटने की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। रिंग रोड में जो ज़मीनें गई उनका मानक के अनुरूप मुआवजा नहीं दिया गया। वैदिक सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे किसानों की उपजाऊ ज़मीन जिससे वो खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, लूटा जा रहा है। बुनकरों को जो करघा चलता था उनको फ्लैट रेट पे बिजली दी जाती थी, वो बिजली अब कमर्शियल की जा रही है, जिससे उनके सामने भी रोजी रोटी के संकट आ रहे हैं। इसलिए बनारस का बुनकर मुसलमान और कुर्मी किसान बड़ी ताकत से इस सरकार के खिलाफ, बनारस के प्रधानमंत्री सांसद के खिलाफ खड़ा हो गया है, और यही मुद्दे हैं बुनकर किसान जो मिलके बनारस के सांसद को हराएगा और देश का नजरिया बदलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि लारी जी को टिकट मतलब वोट नहीं मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसको वोट मिलेगा, किसको वोट नहीं मिलेगा, ये बनारस की जनता 1 तारीख को तय करेगी। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जो भी पिछले दिनों लड़ते हुए दिखाई दिया है गगन प्रकाश यादव, यदि लड़ते हुए दिखाई दिए हैं तो वोट गगन प्रकाश यादव और पीडीएम को मिलेगा। आपने तमाम प्रकार की कमियां दिखा दी है बनारस में, लेकिन बनारस में विकास भी हुआ है, ऐसा भाजपा का कहना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बनारस में विकास हुआ है,
विकास हुआ है। बीएचयू में जब लोग जाते हैं दवा लेने तो वहाँ दलालों से भेंट होती है, यही विकास हुआ है। बनारस में लोग जब बीएचयू में आईसीयू की आवश्यकता होती है तो आईसीयू नहीं मिल पाते हैं। 10 साल प्रधानमंत्री के सांसद रहने के बाद यही विकास हुआ है। जो कोर्स महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में हम 300-500 रुपये में पढ़ाई करते थे, उसको सेल्फ फाइनेंस कोर्स में तब्दील करके 1 लाख रुपए में वो कोर्स पढ़ाया जा रहा है। यही विकास शिक्षा में भी हुआ है। स्वास्थ्य के बाद रोजगार में ये विकास हुआ है कि जिस बुनकर अपने पावरलूम और हैंडलूम को चला के बड़ी आसानी से अपना पेट पाल लेता था, आज उसकी बिजली इतनी महंगी करने की कोशिश की जा रही है, उसके लागत से कम उसकी कीमत की जा रही है कि आज उसको रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। 10 साल प्रधानमंत्री जी के सांसद रहने के बाद यही बनारस का विकास हुआ है कि बुनकर और किसान का रोजगार मारा गया है। स्वास्थ्य में आईसीयू का संकट, दवाई का संकट पैदा हुआ है। और शिक्षा में जो 300 रुपये में जो हम स्नातक 300 रुपये में बीएचयू में हमने किया था, वो आज सेल्फ फाइनेंस में तब्दील करके 1 लाख में करवाया जा रहा है। लेकिन आपने सरकार पे इतना कमियां दिखा दिया है। सरकार ने बहुत कुछ किया है। सरकार ने सड़कों का, सरकार ने तमाम प्रकार के विकास किए। उसी सड़क जो बने हैं, उसी सड़क के किनारे किसान आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। उसी सड़क के किनारे बुनकर अपनी रोजी रोटी करघे में अपना फांसी लटकाने के लिए तैयार है। उसी सड़क के किनारे जो हॉस्पिटल सरकारी बने हैं जहां दवाई और आईसीयू की कमी है, उसी सड़क के किनारे पूंजीपतियों के हॉस्पिटल बने हैं, वहां पे नीडल से खून निकाल के पैसा लिया जा रहा है। इसीलिए सड़क बने हैं कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं और अपना खेत बेच के पैसा दे दिए, इसीलिए सड़क बना है। मतलब अब सड़क बनने का परिभाषा दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में जो सड़क बने उसकी परिभाषा परिभाषित कर रहे हैं सड़क को। नहीं, मैं सड़क को परिभाषित कर रहा हूँ कि पूंजीपतियों का जो हॉस्पिटल बनेगा, पूंजीपतियों का जो मॉल बनेगा, पूंजीपतियों के जो अय्यासी का अड्डा बनेगा, पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनेंगे, उनको आने के साधन चाहिए। जो किसान अपने 4 बिस्वा के खेत में खेती करके अपनी सब्जी लेके साइकिल से मंडी जाता है, वो 4 लेन सड़क पे चढ़ के क्या करेगा? अगर उसकी जीवन बचेंगे, उसके पेट बचेंगे, उसके रोजगार बचेंगे, तब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचागत विकास पे बात करेंगे। अमूल दूध डेयरी का उद्घाटन भी हुआ है, बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला उसके। नहीं, देखिए, उद्घाटन तो बहुत चीज़ों का हुआ है, क्रियान्वयन कितना हुआ है ये आप ज़मीन पे जब आप उतरेंगे तभी दिखाई देगा। गांव में उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वहाँ भी नौकरी आप जाके पता कर लीजिए निकल के, वहाँ भी गुजरात से लोगों को ला के टेंडर पर ठेके पे सारा काम कराया जा रहा है। गुजराती गैंग के लोग गुजरात से पैसा कमा चुके, अब बनारस में भी उनको पैसा कमवाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। उसी में एक व्यवस्था जो आप बता रही हैं वो भी है। मतलब आप ये कह रही कि वाराणसी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रही, वाराणसी के लोगों को वाराणसी का पैसा नहीं मिल रहा। सही बात है। बनारस में जब आप करघा बचेगा, बुनकरी बचेगा, पावरलूम बचेगा, तब बनारस के लोग समृद्ध होंगे, बनारस के लोगों को पैसा मिलेगा। बनारस में जब किसानी बचेगी तब लोग समृद्ध होंगे। बनारस में छोटे छोटे लड्डू उद्योग बचेंगे तब लोगों को पैसा मिलेगा। बनारस में आप कोई ऐसी व्यवस्था ला देंगे जहां गुजराती गैंग हावी हो, गुजराती गैंग का ठीका पट्टा हो, तो बनारस के लोग समृद्ध नहीं होंगे। 10 साल से भाजपा का वर्चस्व है यूपी में, और इस बार जो भाजपा का नारा है, भाजपा का परिवार 400 पार, तो आपको लगता है कि आपकी जीत सुनिश्चित होगी? भाजपा एक इवेंट की पार्टी हो गई है। भाजपा के साथ इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर इस देश के बड़े बड़े कारपोरेटरों का काला पैसा लगा हुआ है, और उस काले पैसे के बल पर तमाम रूल जुलूल ऐसे नारे जिसको सुनकर लोग घबरा कर वोट दे दें कि नहीं नहीं लग रहा है जीत ही रहे हैं। लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा करने के लिए कि भाजपा ही जीत रही है, तमाम बड़े बड़े इवेंट अभी कर लिए जा रहे हैं, आगे भी किए जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता को इनके इवेंट से अलग हटके इनके जो जनता के जन मुद्दे हैं उनके आधार पर वोट करके हमको आगे बढ़ाना चाहिए। जी, आप भाजपा को इवेंट की पार्टी बता रहे हैं, क्या सोच के बता रहे हैं आप? देखिए, भाजपा को इवेंट की पार्टी इसलिए बता रहे हैं कि वो जब कोई कार्यक्रम करते हैं वहाँ जन भागीदारी नहीं होती है। अभी हमने भीड़ तो इकट्ठा होती है, जैसे अभी रोड शो है, आएंगे नामांकन करने मोदी जी, तो हर बार की तरह इस बार भी तो भीड़ इकट्ठे होंगे। सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को सादे वर्दी में पूरे उत्तर प्रदेश के लगाकर भीड़ इकट्ठा किया जाता है, वही मोदी की भीड़ है। नहीं, अभी हम लोग बनारस में पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब की सभा कराए थे, हम लोगों को इतनी भीड़ हुई, इतनी भीड़ हुई, इतनी भीड़ हुई कि सरकार ने नोटिस दे दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा की भीड़ जेन्युइनली भीड़ नहीं होती है? एकदम नहीं होती है। उनकी भीड़ जो सरकारी कर्मचारी हैं, पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सादे वर्दी में लाकर भीड़ लगाया जाता है, इसकी आप तफ्तीश करना चाहेंगे तो आप फील्ड में ग्राउंड पे जाएंगे तो ये बात सत्य निकल जाएगी। सादे वर्दी की भीड़
भाजपा पे, मौजूदा सरकार है, सा- अच्छे कार्य किए होंगे, भीड़ लगा होगा, और आप कह रहे सादे वर्दी की भीड़ है। हो सकता है आप मुझे डरा रही हैं कि मौजूदा सरकार है उससे थोड़ा डर जाइए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये वही पुलिसकर्मी हैं जो वर्दी पहना के जब हम किसान आंदोलन, युवा आंदोलन, छात्र आंदोलन, बुनकर आंदोलन करते हैं तो हमको लाठी से मरवाया जाता है, हमको जेल में भेजा जाता है, लाकअप में डाला जाता है। लेकिन हम लोगों का भी नारा है कि लाठी डंडा लाकअप जेल, ये जालिम का अंतिम खेल, इनका ये अंतिम खेल है। अब इनसे लड़ते हुए हम लोग अब इनके सादे वर्दी वालों से भी लड़ लेंगे, और इस बार इतना ज़्यादा जनसैलाब उमड़ेगा। अभी तो हम लोगों ने पल्लवी पटेल और ओवैसी जी की एक सभा बनारस में कराई है, केवल ट्रेलर दिखाया है। अभी जब बनारस में ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल जी की सभा होगी तो आप देखिएगा कि बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल का सियासत बदल जाए। उनको तो मैं नेता मानता ही नहीं। वो फुल पैंट के, हाफ पैंट के ऊपर फुल पैंट पहने हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुए, भारतीय जनता पार्टी से विधायक मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके समाजवादी पार्टी में 2009 में गए, और समाजवादी पार्टी ने 2009 में अजय राय जी को चुनाव लड़ाया लोकसभा का। 1,23,000 वोट दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना लगा के, और पहड़िया मंडी से अपने घर आने के बीच में समाजवादी पार्टी का झंडा अपने गाड़ी से निकाल के नाले में फेंक दिया, और उसके बाद वो किसी तीसरी पार्टी में चले गए। आज चौथी पार्टी में वो कांग्रेस में है। तो ऐसे नेता की क्या बात की जाए जो केवल केवल राजनीति अपने धन बल, अपने बाहुबल, अपने पावर पॉलिटिक्स को बचाने के लिए करते हैं। ऐसे नेताओं की कोई बात हम नहीं लेकिन करते। पूरा दमखल लगाने जीत सुनिश्चित करने के लिए, और नहीं, आप कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं की कोई बात नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कि आपको टक्कर दे दें। वो कहीं कोई टक्कर नहीं। 2014 का चुनाव हार गए, 17 का हार गए, 19 का हार गए, 22 को हार गए। रोटी अब पलटी नहीं जाएगी, तो अब जल रही है, उसमें से काला धुआं निकल रहा है। रोटी को अब पलट के उसको पकाने की जरूरत है, और जनता गगन प्रकाश यादव के माध्यम से इस रोटी को पलट के पका देगी। मतलब आप मोदी जी को और अजय राज जी को, दोनों दोनों लोगों को साइड में कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी से हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है, मुद्दों के आधार पर लड़ाई है। सरकार के खिलाफ जो जन विरोधी उनकी सरकार की नीतियां हैं वो लड़ाई है। लेकिन अजय राय को तो मैं नेता मानता ही नहीं। अजय राय की पृष्ठभूमि में आप जाइए, अजय राय नेता बनने के पहले उनके ऊपर तमाम गंभीर आपराधिक मुकदमे थे, और वो मुकदमे कभी बिजली पानी का लड़ाई लड़ते हुए नहीं थे। आप मुकदमों की समीक्षा करिए। गगन प्रकाश यादव के ऊपर भी मुकदमा है। कोटवा पुलिस चौकी ने जब एक बुनकर का दमन किया, वहां हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। एक दलित युवक का अपहरण किया गया, तब मुकदमा हो गया। अजय राय पे मुकदमा क्या है? लौराबीर पे एक होटल वाले को धमकाने का मुकदमा। अजय राय पे मुकदमा क्या है? मुगल सराय में गंभीर आपराधिक कृत्य का मुकदमा। ऐसे लोगों को हम नेता नहीं मानते हैं, तो उनके बारे में टिप्पणी नहीं करते हैं। तो ये थी अपना दल कैमरावादी से गगन प्रताप यादव जी। ये अजय राय जी को नेता ही नहीं मान रहे हैं, और इसके साथ ही वाराणसी में तमाम प्रकार के मुद्दे दिखाते हैं जो इनके अपने हैं और जिससे लड़ते आ रहे हैं। फिर चाहे वो बुनकर के हो, किसान के हो, तमाम मुद्दे। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि चुनाव होगी तो रुझान किसके पक्ष में आएगा। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।